हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकेंड ईयर का। इससे पहले मैंने 5th लेक्चर तक का अपलोड कर दिया है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देखें ताकि ये पॉइंट फिर आपको अच्छे से समझ में आए। और लास्ट में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट नोट्स देने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बने रहना है। और अगर आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझना है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाँ, अगर आपका पढ़ के हो गया तो अभी आप स्किप कर दो, आप मत देखो। लेकिन नहीं किए हो तो और आपको समझना है तो आपको लास्ट तक का देखना पड़ेगा। अब चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, सीधे टॉपिक पे आता हूँ और वो है हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। देखो, इससे पहले मैंने जो टॉपिक आपको बताया था, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ और इसमें मैंने बताया था एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में मैंने बताया था कि WHO क्या करता है, एक लिस्ट हमको दिया था और उसमें जो भी डेली रिक्वायरमेंट की मेडिसिन थी, डेली रिक्वायरमेंट की मेडिसिन, उसके बारे में बताया था। ठीक है ना, ये किसके अंडर था? ये WHO के अंडर था। और WHO लास्ट टाइम पे जो सबसे अभी रिसेंट में उसने पब्लिश किया था वो 2021 में किया था। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो WHO ने किया है, तो अब क्या है कि हर एक कंट्री के लोग अपनी अपनी लिस्ट रेडी करते हैं। तो NLEM क्या है? ये इंडिया की है, याद रखना, ये इंडिया की लिस्ट है। और इंडिया के लिस्ट में इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिलीज किया, एक लिस्ट बनाया जिसका नाम उसने रखा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और ये फर्स्ट टाइम बनाया था कब? 1996 में इसने ये रेडी किया था ये लिस्ट। और इसमें इसने कितने मेडिसिन रखा था उस टाइम पे? 1996 में 279 मेडिसिन की लिस्ट बनाया और ये मेडिसिन डेली यूज होने वाला था। ठीक है ना, उसके बाद में जब इसने ये बना दिया तो आईसीएमआर ने क्या किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने क्या किया? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिस्ट बनी है तो उसको अपडेट करने का काम करता है। रिवाइज मीन्स होता है अपडेट करने का, और पब्लिश करने का मतलब क्या उसके अंदर ऐड करना है और क्या डिलीट करना है, ये फिर इसने काम स्टार्ट किया आईसीएमआर ने। और आईसीएमआर ने 2021 में क्या किया? एक लेटेस्ट लिस्ट दिया एसेंशियल मेडिसिन का। और इसके अंदर इसने कितने मेडिसिन टोटल कर दिया ऐड करके? 399। पहले कितना था? 279। अब कितना हो गया है? 399। 2021 की ये अपडेट है। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग? माइनस कर सकते हैं कि इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड किया। तो 9 से ये 0 हो जाएगा और ये 2 और ये 1, मतलब 120 मेडिसिन के बारे में एक्स्ट्रा ऐड किया। किसने? NLEM ने। कभी? 2021 में। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या बताया गया, देखो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मानसुख मांडविया, ठीक है ना, मानसुख मांडविया ने रिलीज किया NLEM ऑन 2 सितंबर ऑफ 2021। 2021 में इन्होंने क्या किया? लिस्ट भी बनाया और रिलीज भी किया। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है ना, मानसुख मांडविया का। ठीक है ना, ये आप पॉइंट याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं और है हमारा ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में देखते हैं। गाइड सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रायोरिटी डिजीज कंडीशन ऑफ ए पॉपुलेशन। देखो, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है? गाइड करता है, और क्या किस चीज का गाइड करेगा? सेफ और इफेक्टिव। ठीक है, मतलब वो सुरक्षित हो, असरदार ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन का। मतलब इसका देखो, कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसके बारे में गाइड करना। भाई, ये लिस्ट बनाई गई है तो लिस्ट क्यों बनाई गई है? लिस्ट इसलिए बनाई गई है कि अगर कहीं डिजीज कंडीशन किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है तो उस एरिया के हिसाब से भी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, लिस्ट होनी चाहिए कि कितने एरिया में कौन सी टाइप की डिजीज है और उसके बारे में फिर गाइड करना। ठीक है ना, क्या आपको यूज़ करना है। तो इस लिस्ट का सबसे बड़ा अगर मैं फ़ायदा बताऊं आपको, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डॉक्टर्स को भी, या इवन डॉक्टर्स को भी सही सही तरीके से और सेफ, मतलब सेफ और इफेक्टिव इलाज करने का मदद मिलता है। ठीक है ना, उसको भी हेल्प मिल जाता है डॉक्टर के केस में। ठीक है ना।
और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं तो उसके केस में भी इलाज करने का यहाँ पे अवसर मिलता है और वो सही तरीके से की जा सकती है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप न लिस्ट को फॉलो कर रहे हो। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, प्रमोट रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। भाई इसका मतलब क्या हुआ? प्रमोट करना मतलब कि इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। क्या रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, सही मेडिसिन का यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि गलत मेडिसिन, आप कोई रॉन्ग मेडिसिन यूज़ कर ले रहे हो। तो आप ये समझ सकते हो कि इससे इससे क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि दवाइयों का, जो भी मेडिसिन का है, वो सही जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अक्सर लोग ये देखा गया है कि बिना ज़रूरत के या गलत तरीके से कोई मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो उनको नुकसान पहुँच जाता है। तो अगर आप लिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस कम रहता है, ठीक है? उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं और ये क्या है? ऑप्टिमाइज़ द अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज़। देखो, इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है उसको क्या करना है? उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है ना? हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज़ है, तो जैसे मान लो कि किसी भी जगह पे क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरी है दवाइयों की, कौन-सी वहाँ पे ज़रूरत है, तो उस चीज़ को क्या करना है? मेंटेन करना, बना के रखना। ये इसका ऑप्टिमाइज़ का मीनिंग हुआ। अच्छा, 3 हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए, स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ। तो ये गाइड करना किसी पॉपुलेशन के लिए इफ़ेक्टिव है, ये सही तरीके से इसका यूज़ करना, ठीक है ना? और ये अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पे आप ज़रूरी दवाइयों के बारे में उपलब्ध कराना, ये होगा। इसके अलावा ये लिस्ट बनी है, ठीक है, लिस्ट आपको दिख रही है, लिस्ट बन गई, चलो। अब स्टेट गवर्नमेंट के मतलब कुछ और है। इट इज़ ऑल्सो गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट, जो गवर्नमेंट होते हैं उनके बारे में बता रहा है, टू प्रिपेयर देयर लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। हर एक स्टेट के लोग भी अपनी अपनी लिस्ट बना के रखें। जैसे इंडिया में आज के टाइम पे कितने 29 स्टेट है, 29 राज्य हैं यहाँ पे। तो हर एक राज्य के लोग अपना वहाँ पे लिस्ट बना के रखें, कौन सी राज्य में कौन सी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके हिसाब से, ठीक है ना? अगर मान लो अगर किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी स्टेट में ज़्यादा बीमारी है, तो वो अपनी खुद की 2-4 जो भी मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा मेडिसिन उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? इसके अलावा प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन। तो प्रोक्योरमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद में इसमें ये कहना चाह रहा है, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई करना इन द पब्लिक सेक्टर। जो प्रोक्योरमेंट में वैसे याद रखो, खरीदना, ठीक है ना? कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बोलते हैं खरीदना। तो क्या करना, गवर्नमेंट का काम है, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, पॉलिसी है कि गवर्नमेंट मेडिसिन भी खरीदती है और सप्लाई करती है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना? तो ये जो लिस्ट बने हैं, इन लिस्ट को क्या करती है गवर्नमेंट में, देखो फ्री में देती है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर है उन सब में, तो इसके हिसाब पे खरीदना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना? ये याद रखना। और उसके बाद में ये क्या होता है, रीएम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट मेडिसिन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, रीएम्बर्समेंट होता है मुआवजा। मुआवजा का नाम सुने हो, मुआवजा देना। तो किसी मेडिसिन का मुआवजा, देखो क्या होता है, कुछ कंपनी वाले होते हैं, कुछ ऐसे जॉब की मतलब होती है ना पॉलिसी, जो भी वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो, तो आपके मेडिसिन का चार्ज भी वो लोग देते हैं, ठीक है ना? मेडिसिन चार्जेस भी देते हैं। तो कौन सी टाइप की मेडिसिन, यही नेशनल लिस्ट वाली मेडिसिन। हर एक मेडिसिन के बाद चार्ज वो नहीं देंगे। अगर आपको इन केस कुछ हो जाता है जब तक आप वहाँ पे जॉब करते हो, तो क्या करेंगे वो लोग, इसका चार्जेस देते हैं, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, रिएम्बर्समेंट मुआवजा, याद रखना मुआवजा मैंने बता दिया। तो मुआवजा भी देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को, ठीक है ना? सेम टू सेम ये इंश्योरेंस कंपनी वाले भी देते हैं मुआवजा, ठीक है ना? तो ये कुछ हम लोगों ने क्या पढ़े, इसके बारे में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ मेडिसिन इन द इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। मतलब ये क्या कह रहा है कि वो कौन कौन से कंडीशन है, वो कौन कौन से टर्म और कंडीशन है कि जब हम इस लिस्ट के अंदर, मान लो लिस्ट थी तो लिस्ट के अंदर नए मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करना है। तो द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। जब से जैसे क्या दिया गया है,
द मेडिसिन शुड बी अप्रूव, या फिर क्या कहा गया है, लाइसेंस इन इंडिया। तो इसमें ये बता रहा है कि जो मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं, उनको इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लाइसेंस की मंजूरी मिली हो, ठीक ना, अप्रूवल मिला हो। भाई भारत इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दी होगी, तभी आप इसके अंदर आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर भारत सरकार से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी नहीं दी है, उसको पास नहीं किया है, इजाज़त नहीं है, तो आप इस लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ये बताया गया है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, द मेडिसिन शुड बी यूजफुल इन अ डिजीज विच इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ऐसी मेडिसिन आपको ऐड करना है, ध्यान से समझना, ऐसी मेडिसिन आपको ऐड करना है कि वो टाइप की डिजीज, उस टाइप की प्रॉब्लम इंडिया में पाई जाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो बीमारी ही नहीं है और आपने वो मेडिसिन इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन ऐड करना है कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम या डिजीज अपने इंडिया में पाई जाती है। ये हम लोग यहाँ पे ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, द मेडिसिन शुड बी प्रूवन इफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल बेस्ड ऑन द वैलिड साइंटिफिक एविडेंस। इससे पहले हम लोगों ने EBM पढ़ा था, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये कह रहा है कि ये प्रूफ हो चुका है कि जो मेडिसिन आप यूज करने जा रहे हो वो कैसा हो, इफेक्टिव हो, ठीक है ना, असरदार हो और वो सुरक्षित हो, वो सेफ हो उस यहाँ के इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, इंडिया के पेशेंट के लिए। तो ये ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, और फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया, द मेडिसिन शुड बी अलाइन विद द करेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द डिजीज। देखो मेडिसिन का जो आज के टाइम पे करंटली जो मौजूदा गाइडलाइन है उसके अनुसार, उसके हिसाब से ही लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे कि मेडिसिन शुड बी अलाइन, इस तरीके से इसका अलाइनमेंट अरेंजमेंट करना है या उसको सेटिंग करना है, लिस्ट बना के रखना है कि जो आज के टाइम पे करंटली कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूज होते हैं, उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, द मेडिसिन शुड बी स्टेबल अंडर द स्टोरेज कंडीशन। अगर आप इंडिया के लिए लिस्ट बना रहे हो, इंडिया के हो, तो यहाँ पे क्या करना है, इंडिया का कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, यहाँ का एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पे कहीं सर्दी होती है, कहीं कभी गर्मी, कभी बरसात, बारिश भी रहता है, तो उसके हिसाब से वो तीनों टाइप के यहाँ पे बाहर भी आती है। तो इन सब में मतलब बरसात, बहार जो भी रहता है, हर एक वेदर में, हर एक मौसम में क्या हो, स्टेबल रहे, ठीक है ना, उसको भी आप इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट हुआ। 6 पॉइंट है, व्हेन मोर देन वन मेडिसिन आर अवेलेबल फ्रॉम सेम थेरेप्यूटिक क्लासेस, प्रेफरेबली वन प्रोटोटाइप मेडिकली बेस्ट सुइटेड मेडिसिन of that class to be included after due to the deliberation और careful evaluation। अब देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपको कई तरीके की, मतलब एक ही डिजीज में यूज होने वाली कई ड्रग हैं, तो उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट वाला आपको चूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये याद कर लेना, अगर मोर देन वन ड्रग है और वन, अब आपको वहाँ पे सोचना पड़ रहा है कि यार इसमें से किसको ऐड करूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम थेरेप्यूटिक क्लास है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वन प्रोटोटाइप बेस्ट सुइटेड मेडिसिन, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये लाइन, मोर देन वन है तो आपको बेस्ट सुइटेड मेडिसिन को ही आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और वो कैसा हो, इफेक्टिव हो और इफिकेसी उसका अच्छा हो, कॉस्ट इफेक्ट, मतलब हर तरीके से वो अच्छा हो, ठीक है ना। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं, प्राइस ऑफ टोटल ट्रीटमेंट टू बी कंसीडर एंड नॉट द यूनिट प्राइस ऑफ द मेडिसिन। मतलब दवाइयों की जो भी कीमत है, ठीक है ना, दवाई की कीमत नहीं बल्कि पूरे इलाज की कीमत को ध्यान में रखना, ठीक है ना। प्राइस ऑफ टोटल ट्रीटमेंट कंसीडर, टोटल आपने जो भी एक लिस्ट बनाया उसका जो भी है किसी पेशेंट को लेकर के, तो कुछ टोटल कितना रेट आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं इंडिविजुअल हर एक मेडिसिन का नहीं, टोटल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे बिल बनती है, तो प्राइस ऑफ टोटल ट्रीटमेंट, टोटल कितना खर्चा आ रहा है उसको ध्यान में रखना है, नॉट यूनिट प्राइस ऑफ मेडिसिन। किसी एक मेडिसिन को नहीं ध्यान में रखना, क्योंकि कभी मेडिसिन सस्ती होती है, कभी महंगी होती है। तो टोटल मान लो आपको 10 मेडिसिन लगी, तो 10 का ओवरऑल कितना प्राइस हुआ, कितना चार्जेस है, उस सब को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। ये आपको हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 8 नंबर का पॉइंट, और 8 नंबर क्या है, फिक्स, यहाँ पे देखो क्या करना है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, FDC।
are generally not included unless the combination has unequally proven advantage over the individual ingredient administered separately in terms of the increasing efficacy, reducing adverse effect और improving compliance। ये क्या है भाई, इसमें ये कहना चाह रहे हैं, देखो मैं सबसे पहले इसका तो शॉर्ट में सबका मीनिंग बता दे रहा हूँ। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में ये वाली दवाइयाँ जो भी रहती है तभी जोड़ी जाए जब वे ज़्यादा फायदेमंद हो, ठीक है ना। फिक्स कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन टाइप की बहुत सारी मेडिसिन आती है ना, एक में मतलब एक ही में सब आ जाते हैं, ठीक है ना। एस्पिरिन, पैरासीटामोल सब एक साथ कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। फिक्स कॉम्बिनेशन डोजेस फॉर्म को तभी जोड़ी जाए जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। तो एफडीसी की जो दवाइयाँ होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ साथ मिलकर दी जाती है, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको मीनिंग कि एफडीसी की जो भी दवाइयाँ होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ मिलाकर दी जाती है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि एफडीसी के लिस्ट में तभी डाला जाए जब वो प्रूव हो चुके कि वो क्या है, दवाई अकेले लेने से ज़्यादा असरदार, ठीक है ना। भाई किसी एक दवाई से आपको असर मिल रहा है तो आप उसको कॉम्बिनेशन मत करो, ठीक है ना। अगर आपको एक से कम असर हो रहा है बट वो किसी के साथ, आप जैसे आपने एडिटिव सेडेटिव, ये एडिटिव वाला आपने पढ़े हो ना, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, तो ये उस तरीके से ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको उन्हीं दवाइयों को ऐड करना है जिसमें क्या है, आपको इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और भी दिया है भी और ख़त्म नहीं हुआ है। द लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन NLEM इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू द, अब उसमें किस पे, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, किस बेस पे कितना हेल्थ, तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी, बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ फैसिलिटीज देखा जाता है उसके हिसाब से, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल, कितने टाइप के, मतलब किस टाइप के उसमें क्या है, पर्सनल है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और फार्मासिस्ट हैं, इन सब की बात कर रहा है। ये हो गया। अच्छा, ये अब आगे बढ़ेंगे और इसमें ये बताया गया है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, इसको देखो। क्राइटेरिया फॉर द डिलीशन ऑफ मेडिसिन इन द एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, वो कौन कौन सी क्राइटेरिया कंडीशन है जब वहां से उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सी वजह की वजह से हम लोग इसको रिमूव किया जाता है, तो इसके बारे में बता रहा है। द मेडिसिन हैज़ बीन बैन इन इंडिया, मेडिसिन इंडिया में बैन हो चुकी है तो उसको नहीं ऐड करना है, ठीक है ना। अगर किसी दवाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है तो उसे एनएलएम में हटा दिया जाए, ठीक है ना। और ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दवाई के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है, नहीं चाहिए भाई, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ कंसर्न ऑफ द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द मेडिसिन। अब इसमें देयर आर रिपोर्ट्स, अब देखो इसके बारे में क्या बता रहा है कि देयर आर रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कंसर्न ऑफ सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ मेडिसिन। अगर दवाई की सेफ्टी को लेकर के कोई टेंशन आपको लग रहा हो, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई आपको लग रहा है शक व शुबा है, अगर आपको थोड़ा सा शंका है तो भी उसको हटा दो, मत रखो उसके अंदर ये लग रहा है, ठीक है ना, अगर आपको डाउट है ज़रा सा भी। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में, ए मेडिसिन विद बेटर इफिकेसी और फेवरेबल सेफ्टी प्रोफाइल एंड बेटर कॉस्ट इफेक्टिव इज नाउ अवेलेबल। अगर पहले आपने कोई दवाई यूज़ कर रहे थे बट आप उससे अच्छा अभी आपको अवेलेबल हो गया, उससे बेहतर, उससे सस्ती दवाई आपको उपलब्ध हो गई है, आपको प्राप्त हो गया है, तो आप उसको पुराने वाले को वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना, ओल्ड वाले को रिमूव कर दो। ये आपको समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट क्या था, डाउट अगर आ रहा है तो डाउट वाले को रिमूव करो, ठीक है ना। और पहला क्या था, बैन, ये तो आपको समझ में आ गया है। और फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और क्या कह रहा था, डिजीज बर्डन फॉर विच ए मेडिसिन इज इंडिकेटेड इज नो लॉन्गर नेशनल हेल्थ कंसर्न। इसमें क्या करा है कि अगर मान लो यहाँ पे क्या कह रहा था, डिजीज बर्डन फॉर विच ए मेडिसिन इज इंडिकेटेड इज नो लॉन्गर, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी बीमारी है वो भारत का समस्या नहीं रही, द डिजीज बर्डन फॉर विच द मेडिसिन इज इंडिकेटेड इज नो लॉन्गर नेशनल हेल्थ कंसर्न ऑफ इंडिया। मान लो कोई डिजीज है और वो अब इंडिया में पहले थी बट अब नहीं है, तो अब डिजीज यहाँ से गायब हो चुकी है, तो क्या, जैसे पहले पहले इंडिया में पोलियो बहुत था, अब पोलियो मान लो नहीं है, तो अब देखो पोलियो का टीका भी कम हो गया, जितना पहले पिलाते थे अब नहीं पिलाते, ठीक है ना। तो ऐसे डिजीज को, मतलब जो पहले थी, पहले डिजीज थी बट अब नहीं है, तो उसको भी वहाँ से रिमूव कर दो उसको, ठीक है ना, आसान पॉइंट है। और उसके बाद में इसका फिफ्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफ द रेजिस्टेंस पैटर्न हैज बीन रेंडर्ड मेडिसिन इज इनइफेक्टिव इन इंडियन
कॉन्टेस्ट। अगर एंटीबायोटिक अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो, कोई एंटीमाइक्रोबियल आप यूज़ कर रहे हो, बट वो अब असरदार नहीं है। बहुत सारी दवाएँ ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी या हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से वो दवाएँ अब असरदार नहीं रहती हैं, तो उनको भी आप रिमूव कर दो, ठीक है ना? तो इतना हम लोगों ने पढ़े। यहाँ से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आज हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, एक बार रिपीट करने के बाद में हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करेंगे। देखो, हमने डेफिनेशन पढ़ा आज, और डेफिनेशन में ये बताया, एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्या किया था, इसको देखो ये किस बेस पे आधारित था, ये इसी बेस पे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बेस पे आधारित था। इसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को WHO ने बनाया था, और ये उसके गाइडलाइन के हिसाब से चलता था, ठीक है ना? तो ये देखते हुए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, यहाँ पे बनाया, जिसका नाम रखा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले 1996 में बना, जिसमें 279 मेडिसिन रखा गया। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या करती है, हर साल इसको रिवाइज करती है, अपडेट करती है और पब्लिश करती है, ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या होता है, 2021 की बात है, जब मानसुख मानसुख मंडाविया ने क्या किया, मतलब ये इसके यूनियन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उनके हिसाब से ये गाइडलाइन चला और इसके अंदर 399 मेडिसिन को ऐड किया। मतलब 279 पहले थे, अब कितने हो गए 399, तो टोटल कितना ऐड किया उन्होंने, 120 ऐड किए, और 2 सितंबर को उसको रिलीज कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा मकसद क्या है एसेंशियल ये पढ़ने का, तो सेफ और इफेक्टिव यहाँ पे डिजीज के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट हो सके, और सही प्रमोशनल मतलब सही तरीके से उसका इलाज हो सके, ऑप्टिमाइज किया जाए हेल्थ केयर रिसोर्सेज को। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया कि हर एक स्टेट का अपना खुद का एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए, और उसके हिसाब से फिर मतलब अगर उस स्टेट में उस राज्य में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो और भी वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? और खरीदने का कुछ क्या है, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मेडिसिन इन द पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उसके हिसाब से जो भी खरीदना होगा इसी लिस्ट के हिसाब से खरीदने की बात कर रही है। और मुआवजा भी कुछ कंपनीज वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो इसी लिस्ट के लिए देते हैं। अगर इसके अलावा लिस्ट के बाहर की मेडिसिन है तो वो मुआवजा नहीं देते, ठीक है ना? सेम टू सेम यहाँ पर भी मुआवजे की बात की गई है। कौन से क्राइटेरिया है जब उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो मेडिसिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका हो, भारत सरकार ने उसको मंजूरी दे रखी हो, और इसके अलावा आपको क्या मेडिसिन शुड बी यूजफुल इन डिजीज इन पब्लिक हेल्थ, मतलब जो इंडिया में ऐसी डिजीज जिसका प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा पाई जाती होगा तो उसके लिए। और द मेडिसिन शुड हैव प्रूवन, उसकी क्या हो, EBM चेक हो गई हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और मेडिसिन शुड बी अलाइन विद द करंट ट्रीटमेंट, आज के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका क्या लिस्ट बनाई जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, द मेडिसिन शुड बी स्टेबल अंडर द इंडिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशन उसमें स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा मोर देन अगर एक से ज़्यादा है तो बेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, और जिसकी सेफ्टी एफिकेसी और कॉस्ट इफेक्टिव और सस्ता टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है ना? और जो यहाँ पे प्राइस ऑफ टोटल आपको नहीं काउंट करना है, बट यहाँ पे क्या करना, प्राइस ऑफ टोटल आपको काउंट करना है, किसी यूनिट प्राइस को आपको काउंट नहीं करना है। और फिक्स रेट कॉम्बिनेशन वाली अगर मेडिसिन की बात कर रहा है, तो अगर वो अकेले इफेक्टिव है तो मत उसको कॉम्बिनेशन में दो, अगर अकेले इफेक्टिव नहीं है तो आप उसको कॉम्बिनेशन में दे दो, बट ये ध्यान में रखना है आपको इफिकेसी होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी टर्शियरी और इसके हिसाब से इसको किया गया था। डिलीशन कब आप डिलीट कर सकते हो, अगर वो बैन हो चुकी है तो इंडिया के अंदर, तो उसको वहाँ से डिलीट करो, ठीक है ना? अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि यार ये कैसा है, इसके गुड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है, क्या कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो उसको वहाँ से रिमूव कर दो। और यहाँ पे मेडिसिन विद बेटर इफिकेसी एंड फेवरेबल सेफ्टी, मतलब सबसे मतलब क्या होना चाहिए, जो अगर नया अवेलेबल हो गया है तो पुराना वाला आप डिलीट कर दो, ठीक है ना? पुराना वाला वहाँ से लिस्ट से हटा दो। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी डिजीज जो इंडिया से बाहर जा चुकी हैं बट उसका उस लिस्ट के अंदर नाम लिखा हुआ था, तो आप वहाँ से हटा दीजिए। और एंटी माइक्रोबियल है जिससे अपनी बॉडी एडिक्ट हो चुकी है, तो क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है वहाँ से। तो यहाँ पे होता है आज का हमारा लेक्चर खत्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप पहले टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम ऐप, वहाँ पे वसीम फार्मा स्टडी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमारा नंबर नोट डाउन करके रखो, 87
8756534094। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8756534094। इस पे आप मैसेज करोगे तब भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये नोट्स अभी फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, सबको बता दो कि फ्री का है, अभी कोई चार्जेस नहीं है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।